ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, और वी कैन से pointing vector is energy flux density होता है एक तरीके से, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, होता कैसा है, पॉइंटिंग वेक्टर को हम वेक्टर एस से डिफाइन करते हैं। वेक्टर एस इक्वल टू होता है ई क्रॉस एच। कितना होता है, ई क्रॉस एच। ये भी कह सकते हैं वेक्टर एस इक्वल टू ई क्रॉस एच, और एच की वैल्यू कितनी थी, बी अपॉन म्यू नॉट। खुल जाएगा। वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ई अपॉन सी। खुल जाएगा, धकेलो और धकेलो, नहीं खुला, खुल जाएगा। मामा जी को प्रणाम। सुप्रभात। अरे शुभ संध्या। एस इक्वल टू ये हो गया अपना आपका ई अपॉन सी। ठीक, तो ये रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। अब बात विराम दूं क्या, तो अपना ये रिलेशन हमें पता है कि 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक, तो पॉइंटिंग वेक्टर किसे कहा जाता है, पॉइंटिंग वेक्टर इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्रॉसिंग अ क्लोज सरफेस एरिया। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी परपेंडिकुलर सरफेस से पास हो रही हैं, वैसे हमें पॉइंटिंग वेक्टर में कहना है कि एनर्जी जो है वो एनर्जी या पावर पास हो रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से। जैसे कि यूनिट से डिफाइन है, व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर इज अ पावर पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पावर अगर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा हो तो उसे जिससे डिफाइन करेंगे वो पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है। और पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ई क्रॉस एच को कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, और एस इक्वल टू ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। ये आपके बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लाएंगे इसे। तो वेक्टर फॉर्म में इसे ऐसे लाया जाएगा, वेक्टर एस इक्वल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी अपॉन म्यू नॉट। वेक्टर एस इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट सी के कैप क्रॉस एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया, हमने यहाँ पर ई इक्वल टू बी सी जो कंडीशन होती है वहाँ से वैल्यू रख दी किसकी, बी की। तो बी की वैल्यू कितनी रखी, ई अपॉन सी। बी की वैल्यू जब ई अपॉन सी रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। तो ई स्क्वायर इधर आ गया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, जब वो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल नहीं हो तो कहाँ से आया, सी की वैल्यू सेटिस्फाई करने के लिए रखा गया। देखो, तो ये हो गया ई अपॉन सी बेसिकली, और के कैप डायरेक्शन आ गई। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस तरीके से प्रोपेगेट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरीके से प्रोपेगेट करती है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट हो, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन जो आएगी वो के कैप ही आएगी। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन के कैप आ गई, और ये बी की वैल्यू रख दी हमने ई अपॉन सी, तो ई अपॉन सी रख दी तो म्यू नॉट अपॉन सी हो गया। एप्सिलॉन नॉट से हमने गुणा हुआ भाग करी है, तो वेक्टर एस इक्वल टू क्यों करिए वो अभी पता चल जाएगा। ई स्क्वायर अपॉन इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो क्या बनेगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन सी इंटू के कैप। ठीक, इसको कहते हैं क्या, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका सी स्क्वायर, क्योंकि ये 1 अपॉन की टर्म में है। तो वेक्टर एस इक्वल टू मैं ऊपर सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सी इंटू के कैप। एक सी से एक सी कट गया, वेक्टर एस इक्वल टू आ गया सी ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के कैप। क्या क्या आ गया, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, बचा सी, फिर बचा ई स्क्वायर
फिर बचा एप्सिलॉन नॉट, फिर के कैप, तो आपका बचा वेक्टर एस इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी के कैप। तो ये आपको पॉइंटिंग वेक्टर का विकल्प मिलता है। जब आप सॉल्व करने जाएंगे गेट या BARC का पेपर, तो BARC या गेट या इसरो, इन सब में जब आपको पॉइंटिंग वेक्टर पूछा जाएगा तो पॉइंटिंग वेक्टर वेक्टर एस इक्वल टू ई क्रॉस एच होता है, ये दुनिया को पता है। वेक्टर एस इक्वल टू ई क्रॉस एच अपॉन एप्सिलॉन म्यू नॉट होता है, ये भी सबको पता है। लेकिन वहाँ पर जो विकल्प आपको मिलेगा वो मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी के कैप। ये दोनों विकल्प नहीं मिलेंगे क्योंकि ये चीज़ इसी से रिड्यूस होकर आई है, तो आपको इसका भी पता होना चाहिए कि ये आपका इतना होता है। अब बात करते हैं इसी पॉइंटिंग वेक्टर का हम एवरेज निकालें, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। तो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर कितना होता है? एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर में क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कोस आएगा, कोस मतलब 1/2। तो वेक्टर एस का हम एवरेज लेंगे तो हो जाएगा ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी के कैप। ठीक, और अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर एस इक्वल टू, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेंसिटी, एवरेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेंसिटी इनटू सी के कैप। अभी पीछे प्रूफ करा है, एम्प्लाइज वेक्टर एस इक्वल टू एवरेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेंसिटी इंटू सी इंटू के कैप। अब बात करते हैं इंटेंसिटी किसे कहते हैं। एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर आल्सो नोन एज इंटेंसिटी और वेव। तो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर को ही हम इंटेंसिटी कहते हैं। कितनी थी एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर? 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर को इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब जो पावर है वो होता है A इंटू आई, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू एरिया। ये आपका आ गया पावर की डेफिनेशन हो गई। ठीक, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपगेट करती है ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जाएंगे डिफरेंट मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपगेशन को। पहले एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया था, इसके पीछे बता देता हूँ। हमने पढ़ा था सबसे पहली बात EM वेव की इक्वेशन पढ़ी थी, EM वेव इक्वेशन ये पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था नंबर 1, इसके बाद EM वेव इक्वेशन के बाद हमने पढ़ा था कि पॉइंटिंग वेक्टर भी पढ़ा था, एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी, इसके बाद सॉरी एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी, और हमने एवरेज एनर्जी डेंसिटी भी पढ़ी थी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी। उसके बाद हमने पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा था, पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा था। उसके बाद हमने इंटेंसिटी पढ़ी थी, इंटेंसिटी पढ़ी थी। और ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी वैक्यूम स्टेट के लिए। किसके लिए? वैक्यूम के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, वैक्यूम में हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दूसरे मीडियम में। कि अगर कोई मीडियम हमारे पास दूसरा दे रखा हो तो उस मीडियम में हम कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन को दर्शाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसके बाद कौन सा मीडियम है। एक चीज़ और बतानी है मुझे, इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कई बार आपका वन लाइनर आ जाता है इम्पीडेंस, वेव इम्पीडेंस इन वैक्यूम, कि मतलब जो वैक्यूम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कितना इम्पीडेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो वेव इम्पीडेंस निकाल देते हैं। एम्प्लाइज वेव इम्पीडेंस इन वैक्यूम, वैक्यूम में वेव इम्पीडेंस कितना होता है। EM वेव कैरी, EM वेव कैरी एनर्जी
ये तो हमें पता है एनर्जी कैरी करता है, एज वेल एज मैग्नेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों। तो यहाँ पे लिखेंगे ई एनर्जी, द इलेक्ट्रिक एनर्जी, एज वेल एज मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। इट इज कंसीडर्ड एलसी सर्किट। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्लक्चुएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्लक्चुएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करता है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, उसे मैग्नेटिक फील्ड मान लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किससे एसोसिएटेड होता है? हम ये मान सकते हैं कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है आपका इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर इस टाइप का होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका मतलब इसके एसोसिएशन को हम ये मान सकते हैं कि ईएम वेव के साथ एक एलसी सर्किट एसोसिएटेड होता है। हम ऐसा मान रहे हैं जैसे इट इज कंसीडर्ड एज एलसी सर्किट, इट कैन बी कंसीडर्ड एज एलसी सर्किट, एलसी सर्किट। जो आपका इम्पीडेंस है जेड नॉट वो डिफाइन किया जाएगा ई का मोड अपॉन एच के मोड से, ई का मोड अपॉन एच के मोड से। ठीक ठीक, अब एच क्या होता है? एच के बारे में पता होना चाहिए। तो बी बराबर होता है, एच बराबर होता है म्यू नॉट बी, एच बराबर होता है म्यू नॉट बी, यही होता है एच बराबर म्यू नॉट बी, एग्जैक्टली म्यू नॉट टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने क्या करा था डेल क्रॉस, थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी? फोर्थ इक्वेशन थी डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे था। तो बी अपॉन म्यू नॉट करते हैं तब एच बनता है। ठीक है, सॉरी, बी अपॉन म्यू नॉट करते हैं तब एच बनता है, बिल्कुल सही बात है। तो हम एच का मान रखेंगे, एच का मान होता है बी अपॉन म्यू नॉट। जरा यहाँ पर रखो बी अपॉन म्यू नॉट कितना हो जाएगा? ई अपॉन, और एच का मान क्या रख दिया मैंने? एच का मान रख दिया बी अपॉन म्यू नॉट। तो कितना आ गया? बी अपॉन म्यू नॉट, करेक्ट है बिल्कुल। अब एच का मान रख दिया बी अपॉन म्यू नॉट, बी अपॉन म्यू नॉट रख दिया, बिल्कुल सही है। म्यू नॉट ऊपर आ गया, कितना आ गया? ये हो गया म्यू नॉट और ये हो गया ई अपॉन बी, ई अपॉन बी। अब ई अपॉन बी को क्या कहते हैं? मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ई इक्वल टू बी सी होता है, ई इक्वल टू बी सी। बी को नीचे लाएंगे तो ई अपॉन बी कितना हो गया? ई अपॉन बी हो जाता है सी के इक्वल। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, बी को नीचे लाएंगे, देख लो ध्यान से, बी को नीचे लाएंगे कितना हो गया? ई अपॉन बी। तो ई अपॉन बी की वैल्यू होगी सी, तो ई अपॉन बी की वैल्यू होगी सी। तो म्यू नॉट इंटू सी। अब म्यू नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो पता है हमें कितनी होती है? 10 की घात 7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की घात 7 होती है। कैलकुलेशन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 टू द पावर 7। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7। तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 120 पाई, 120 पाई। 10 के माइनस 7 होता है क्या? आई थिंक -7 होगा, 10 की पावर -7। आई एम नॉट श्योर, -7 + 7, लेकिन ये कॉन्स्टेंट वैल्यू पता है कि जेड नोट की वैल्यू 120 पाई होती है। इसे श्योर कर लेंगे एक बार। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? -7 होता है +7 होता है? -7 होता है या +7 होता है? 377 ओम। ये आ गया आपका 120 पाई ओम। ये रेजिस्टेंस है, किसके द्वारा? वैक्यूम द्वारा प्रोड्यूस किया गया। अगर आपको इसकी वैल्यू याद नहीं आ रही है, क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। 10 की पावर -7 या +7, आई एम नॉट कन्फर्म, चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन देख लेते हैं ना। 4 3 12, सीधी सी बात है यार, 4 3 12 -7 ही होगा, तभी तो एक बचा। -7 होता है, सॉरी। ओके, तो ये हमने क्या इम्पीडेंस कैलकुलेट कर दिया वैक्यूम के द्वारा। मतलब वैक्यूम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इतना इम्पीडेंस प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इम्पीडेंस किसे कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जब करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में, जब करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में, तो करंट के फ्लो के लिए ये जो एटम्स हैं, जो आयंस हैं, वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। यार इसे भी अभी रोना था। आयन के लिए एटम्स जो हैं वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। यार शिट। उसी प्रकार अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपोगेट करेगा
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के लिए जो चीज रेसिस्ट करेगी वो उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा, और वो रेजिस्टेंस वैक्यूम भी प्रोड्यूस कर सकता है, और वैक्यूम आमतौर पर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए 120 पाई ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकता है। कई बार आपका अगर ऑप्शंस में अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा हो तो वहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रखी होगी, और सॉल्व करके लगभग 377 के आसपास जो भी आएगा वो आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेव इम्पीडेंस इतना होता है वैक्यूम का, 125 125 125 125। ओके okay. When the wave impedance is same, then maximum energy is transferred through the medium. If the wave impedance Z0 is real, then the electric magnet will vibrate same phase. Complex derivation out of phase. अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इम्पीडेंस दे रखा है, इफ वेव इम्पीडेंस, ये तो हमने कैलकुलेट करा है वैक्यूम के लिए, ठीक है। किसी मीडियम के लिए अगर वेव इम्पीडेंस दे रखा हो, इफ वेव इम्पीडेंस डेंस is real, then electric and magnetic field vibrate in same phase, कब? अगर ये रियल दे रखा हो तो। इसके विपरीत अगर ये कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा तब क्या होगा? इफ wave impedance is a complex quantity, सब समझ में जाएगा धीरे धीरे, आप बस नोट करते रहें। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, देखो ईएमटी के जो क्वेश्चन बनते हैं सॉल्व वाले क्वेश्चन, तो सॉल्व वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके उन्हीं पोर्शन से बनेंगे जो मैंने आपको जेम को पढ़ाया है। इनमें से जो क्वेश्चंस बनेगा वो बनेंगे लगभग 2 लाइनर या 3 लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि 3 से 4 लाइन में वो सोल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 125 वैक्यूम का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये सोल्व थोड़ी करना है, तो गोराटा वो रहना चाहिए। अब जैसे अभी मतलब आपको डेरिवेशन एग्जैक्टली मैं बता दूंगा, और नोट्स बहुत सुंदर बनाने हैं। देखो फिर मैं आपको बता दूं, नॉलेज कैसे नॉलेज हो गया, ठीक है, कैसे नॉलेज, सक्सेस और स्ट्रगल, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। ऐसा कई बार हो सकता है कि किसी के पास नॉलेज हो रहा हो, वो सक्सेसफुल एकदम से ना हो पा रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो। समझ में आ रहा है कि नॉलेज, सक्सेस और स्ट्रगल 3 अलग अलग चीजें हैं। लेकिन नॉलेज अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें संभावना इस बात की हमेशा बनी रहेगी कि तुम्हें सफलता मिलेगी, चाहे तुम्हें कितना भी स्ट्रगल करना पड़े। और दूसरी बात, एक प्रश्न युधिष्ठिर के ज़माने का बहुत फेमस है, अगर आपने द मर्चेंट पूल पढ़ा होगा तो, द एन्चेंटेड पूल एक स्टोरी है, उसमें पढ़ा होगा कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय आपका सबसे अच्छा साथी कौन है। मुझे पता है यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है बताने का, फिर मैं बता रहा हूँ। यात्रा करते समय आपका सबसे अच्छा साथी कौन है, तो वहाँ उत्तर आता है आपका सबसे अच्छा साथी ज्ञान है। अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, देश विदेश में हैं या बाहर हैं या कहीं पर भी हैं, तो वहाँ पर आपका सबसे अच्छा विश्वास पात्र साथी जो है वो आपकी बुद्धिमत्ता है, आपका विवेक है, आपका ज्ञान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना ज़्यादा हो सके हमें स्टफ एकत्रित करना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप जैसे मान लीजिए ईएमटी हमने पढ़ी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, पर आपने नोट्स बनाए हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो जो कुछ एग्जाम ऐसे हो जैसे कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे कि आपका बीएचयू हो गया और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे, वो अगर 120 क्वेश्चन हैं तो 120 क्वेश्चन में बस टिक मारना है। जब टिक मारने वाली स्टेट आएगी तो वहाँ आपका यही बात देखी जाएगी कि आपने नोट्स कितने अच्छे से बनाए और नोट्स को कितने अच्छे से रिवाइज करा है। तो नोट्स को आप रिवाइज करें और एग्जैक्टली जो कहने का सार था, ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते रहें। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतनी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। धीरज बिल्कुल नहीं खोना है, और धीरज न खोने का सीधा साधा उदाहरण मैं खुद हूँ। वेव इम्पीडेंस बड़ी सीधी सी बात है, संभावनाएं तो जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैम है, जैम को देने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इस वर्ष आपका जैम नहीं हो रहा है, आप 1 साल ड्रॉप करके अगले साल दे सकते हैं, अगले साल ड्रॉप करके अगले साल दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि ड्रॉप करके हम क्या करेंगे भाई, ड्रॉप करके दूसरा कोई कोर्स कर रहे हो वो करते रहो, जैम के लिए 3-4 आवर रोज देते रहो। समझ में आ रहा है कि मान लो आपको एनआईटी मिली, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि आपने जैम का एग्जाम दिया जिसमें आपकी रैंक जो है 1000-1500 या ऐसी कुछ आ रही है, मान लो 600 रैंक आ रही है और आप जनरल में हैं, आपको नहीं मिल रहा है आईआईटी, तो आप एनआईटी ले लीजिए, इच्छा है तो। एनआईटी लेने के बाद आप प्रिपरेशन करते रहिए अगर आप पैसे वाले घर से हैं, और आईआईटी का एग्जाम अगले बार दे दीजिए। अगर आप पैसे वाले घर से नहीं तो धीरज रखिए, फिर 1 वर्ष के लिए एग्जाम लीजिए, ठीक है। तो ये सारी बातें नॉर्मल बातें, फिलहाल हम पढ़ने पर प्रयास करते हैं।
मैंने बताया कि जो वेव इम्पिडेंस है वो 125 ओम होता है, ठीक है। और कुल मिला के हमारा मेन मकसद क्या है, नॉलेज अचीव करना, नॉलेज 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 अचीव करना। इतना हो कि जब हम कह सकें भाई ये हमें हमारा फेवरेट ईएमटी है, या अगर कोई पूछता है व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड यूल से इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो वो कहीं से कहीं तक पूछे वो तो आप बता सकें। बिकॉज ऑफ ईएमटी जो जैम के सिलेबस का है वो मैं आपको पढ़ा चुका था, और जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये नेट, बीएआरसी और आपका अपर लेवल का आईएससी लेवल का जो चल रहा है वो चल रहा है। और इतना पढ़ाने के बाद लगभग 8-10 लेक्चर होंगे। 8-10 लेक्चर के बाद आप ये कह पाएंगे कि हमने ईएमटी में सारा कुछ पढ़ा है। समझ रहे बात को? तो नोट्स अच्छे से बनाए। इफ द वेव इम्पिडेंस इज रियल देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट इन सेम फेज। इफ द वेव इम्पिडेंस इज कॉम्प्लेक्स, अगर ये वेव इम्पिडेंस कॉम्प्लेक्स होगा तो देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड magnetic field vibrate out of phase सेम कला में वाइब्रेट नहीं करेंगे, आउट ऑफ फेज वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली। वाइब्रेट आउट ऑफ फेज, ओके। अब हमें क्या पढ़ना है जी, ये तो हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद हमें पढ़ना है रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं, ओके। रेडिएशन प्रेशर की भी बात कर लेते हैं। वैक्यूम के लिए रेडिएशन प्रेशर, इंटेंसिटी तो हो ही गया था। रेडिएशन प्रेशर दिया ये, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक एक चीज बहुत साफ करके नोट करें। रेडिएशन प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक। अब क्या होगा, मान लीजिए रेडिएशन प्रेशर किसे कहते हैं समझेंगे। अगर ये कागज का टुकड़ा है, ठीक है, अगर ये कागज का टुकड़ा है और यहाँ से आप लेजर लाइट सोर्स यूज करते हैं, तो लेजर लाइट सोर्स क्या करेगा कि लेजर लाइट सोर्स यहाँ से लाइट एमिट होगी और वो इस कागज पर पड़ेगी, तो इस पर एक प्रेशर अप्लाई करेगी और प्रेशर की वजह से ये कागज टुकड़ा पीछे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जो प्रेशर इस पर लगेगा उस चीज को कहेंगे हम रेडिएशन प्रेशर, क्योंकि रेडिएशन ने इस पर प्रेशर अप्लाई किया है। तो वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सामने अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट आता है या सरफेस आता है तो वो उस पर प्रेशर अप्लाई करती है, जिसे रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम व्हेन द ईएम वेव, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव incident on surface, then it applies pressure on the surface, this is called radiation pressure, this is called रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। तो ये रेडिएशन प्रेशर कहलाता है। प्रेशर PRESSURE प्रेशर, ओके। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P = I/C। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। I क्या इंटेंसिटी, C लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। डिपेंड करता है मीडियम कैसा है। अगर आपका मीडियम जो है वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग मीडियम है, इफ द मीडियम इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, इफ द medium is perfectly absorbing, ABSORBING, absorbing। अगर आप ऐसे मीडियम के ऊपर, ऐसे सरफेस के ऊपर रेडिएशन डालते हैं जो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन, तो प्रेशर इतना होगा। अगर रिफ्लेक्टिंग हो तब कितना फॉर्मूला होगा, तब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2I/C है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका आईएससी में। आई की वैल्यू दी होती है और जस्ट आपको प्रेशर निकालना होता है, बस आपको सरफेस का ध्यान रखना है। अगर रिफ्लेक्टिंग है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ द मीडियम इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मीडियम होगा तो वहाँ पर रेडिएशन प्रेशर इतना है, ठीक है। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स। अगर फोर्स निकालना पड़ जाए तो फोर्स कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ फोर्स, बहुत ही सिंपल फंडा है, अमाउंट ऑफ फोर्स। तो भाई फोर्स के लिए एक ही फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है, प्रेशर दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे
क्षेत्रफल, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, मतलब प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, तो P इंटू ए इक्वल टू फोर्स, बड़ी सिंपल सी बात है। तो इस कंडीशन में अगर फोर्स निकालना है तो कितना आएगा, F इक्वल टू, खाली आपको प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, तो I अपॉन सी इंटू ए, और दूसरे केस में फिर एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, P इक्वल टू 2I अपॉन सी इंटू ए। याद रखेंगे ये किसके लिए है, ये है मीडियम जो एब्जॉर्बिंग मीडियम होगा, तो यहाँ पे आगे लिखेंगे एब्जॉर्बिंग मीडियम के लिए, तो एब्जॉर्बिंग मीडियम के लिए ये लिखेंगे, और ये है रिफ्लेक्टिंग मीडियम के लिए, REFLECTING, रिफ्लेक्टिंग मीडियम के लिए ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे, ये दो फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूला है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा EM वेव कौन से मीडियम में, वैक्यूम में। तो EM वेव के मैं वैक्यूम में अगर प्रोपेगेट कर रहा हूँ तो उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम कैसे कैसे हैंडल करेंगे, उसके रिलेटेड सारे फॉर्मुलेशन हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे EM वेव आइसोट्रोपिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagation through isotropic linear dielectric, isotropic linear dielectric, आइसोट्रोपिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में EM वेव कैसे प्रोपेगेट करता है। ठीक है, ठीक। अब क्या क्या यूज करना है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, सबसे पहली बात, डाइलेक्ट्रिक के लिए आपके फ्री चार्ज डेंसिटी जो होगी वहाँ पे जीरो होगी, क्योंकि बाउंड चार्ज डेंसिटी होगी, तो फ्री करंट डेंसिटी भी जीरो होगी, और D की वैल्यू जो होगी वो एप्सिलॉन E होगी, ना कि एप्सिलॉन नॉट E होगी, और B की वैल्यू म्यू H होगा, ना कि म्यू नॉट H होगा, और ये आपका लीनियर मीडियम के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, लीनियर के लिए। ठीक, तो ये सारी चीज आपको यूज करनी है किसमें, मैक्सवेल इक्वेशन में। मैक्सवेल इक्वेशन अच्छे से याद है, क्या होती है, डेल डॉट डी इक्वल टू रो एफ, फ्री चार्ज डेंसिटी यही होता है, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही बात है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस के डेल बी ओवर डेल टी, ये तो बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, न्यूटन के नियम जैसे ही है, और डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे एफ प्लस डेल डी ओवर डेल टी। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। अब इन पर जब ये कंडीशन अप्लाई करोगे तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन को बताएगा वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। कैसा मीडियम है, ये है लीनियर डाइलेक्ट्रिक, याद रखेंगे कैसा है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैसे प्रोपोगेट करेंगे, तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये चीज जीरो हो जाएगी बेसिकली। अब साफ तौर पर देखें ये कैसा मीडियम है, ये है लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कैसा मीडियम है, ये है लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक ठीक, तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या करना पड़ेगा, आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, तो अप्लाई करो। मटेरियल प्रॉपर्टी लाइक परमिटिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, एवरीवन नोज। अप्लाई करो भाई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल डॉट डी, डेल डॉट डी इक्वल टू जीरो, जिसे कह सकते हैं डेल डॉट एप्सिलॉन ई या डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो। समझ में आ रही है बात, कैसा है, क्योंकि इस लाइन के बाद लिख सकते हैं हम डेल डॉट एप्सिलॉन ई। याद रखें यहाँ पे एप्सिलॉन है, ना कि एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब आएगा, जब मीडियम जो होगा वो वैक्यूम होगा, मतलब वैक्यूम होगा, मीडियम नहीं होगा, सॉरी मीडियम नहीं होगा तो एप्सिलॉन नॉट लेंगे। यहाँ पे मीडियम कैसा है, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, कैसा, लीनियर डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिया है मैंने, और ये कांस्टेंट आ गया, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो डेल ओवर डेल टी डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। तो ये चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, कौन कौन सी चीज़ याद रखेंगे, 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ मैं, वो सारी चीज़ें याद रखेंगे कि मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी METERIAL, मटेरियल प्रॉपर्टी PROPERTIS, प्रॉपर्टीज लाइक परमिटिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो ये सब चीज़ जो है डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं। याद रहे किसमें? लीनियर डाइलेक्ट्रिक में, लीनियर डाइलेक्ट्रिक में। ओके, इलेक्ट्रिक। तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, जब वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होगा तो अगर मैं डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल जे कैप, ए कैप, वट जो होती है, वो जब मैं एप्सिलॉन पे अप्लाई करूंगा तो एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में वो चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी। जब एप्सिलॉन उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा तो एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, जब बाहर आ जाएगा तो फिर जीरो। यार ये शाम को क्या बजने लगता है रोज, बड़ा प्रॉब्लम करता है। पता नहीं मेरे टाइम के अकॉर्डिंग ये पढ़ाते हैं या इनके टाइम के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ, बड़ा प्रॉब्लम है भाई। लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होगा, इससे इंडिपेंडेंट होगा, एप्सिलॉन बाहर जाएगा, डेल डॉट डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। डेल डॉट बी सेकंड इक्वेशन का कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता, हर सिचुएशन में वो 0 ही रहती है। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, डेल क्रॉस ई इक्वल टू डेल बी ओवर डेल टी, डेल क्रॉस ई इक्वल टू ये हो गया माइनस का डेल बी ओवर डेल टी, और फिर आता है थर्ड इक्वेशन डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस एच इक्वल टू ये हो गया डेल क्रॉस एच। जी एफ की वैल्यू कितनी हुई थी, जी एफ की वैल्यू तो 0 हो गई थी, तो जी एफ की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना बचेगा, जी एफ की वैल्यू 0 रख देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। कितना बचेगा, एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। तो बी अपॉन म्यू भी कह सकते हैं इसे, डेल क्रॉस बी अपॉन म्यू, म्यू नॉट मत कहना, बी अपॉन म्यू, एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना हो गया, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि पूरी सिचुएशंस जो हैं वो इक्वेशन सेम ही हैं वैक्यूम के लिए। जैसे कि हम वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम वैसे ही हम लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कहीं भी आपको एप्सिलॉन नोट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि नोट ही वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी, अर्थात विद्युतशीलता माध्यम की। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। It is mu, mu is the permeability of the linear dielectric medium। अब क्या करना है, इसके हिसाब से अगर हम देखें कि अगर इससे हम वेव इक्वेशन प्रोड्यूस करें, वही क्रॉस करने पर डेल डेल क्रॉस है, कर्ल लेने का, इसका कर लो, इसका यूज़ करो, इसका कर लो, इसका यूज़ करो, वेव इक्वेशन बनेगी। समझ में आ रहा है बात? अगर आपने इससे पहला लेक्चर नोट किया अच्छे से तो आप समझ जाएंगे कि इन इक्वेशंस के जरिए इसका कर्ल लेंगे, कर्ल ऑफ ए बराबर क्या था, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस हमारे डेल स्क्वायर है, इसका यूज़ करेंगे। फिर इसका कर्ल लेंगे, कर्ल ऑफ ए इक्वल टू ग्रेडियंट डाइवर्जेंस हमारे डेल स्क्वायर, इसका यूज़ करेंगे, वेव इक्वेशन आएगी। वहाँ कंपेयर करने के बाद यही चीज़ आती है, v इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आता था, तो यहाँ पे कितना आएगा, म्यू एप्सिलॉन आएगा। ये चीज़ आपको याद रखना, क्या आएगा, म्यू एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे मीडियम में क्या चल रहा है, म्यू एप्सिलॉन चल रहा है। ठीक है, आपको म्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। म्यू की वैल्यू कितनी होती है, अगर म्यू बात करें तो यहाँ म्यू की वैल्यू होती है म्यू नोट इंटू रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। ठीक है, किसी मीडियम की परमेबिलिटी वास्तव में क्या होती है, म्यू नोट इंटू म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी। ऐसे एप्सिलॉन की वैल्यू देखेंगे कितना आएगा, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी पे परमेबिलिटी मान रखेंगे, इसका कितना आएगा, v इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। आई होप बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत बड़ा पंगा इसमें नहीं है। इंटू अंडर रूट म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है c, तो v इक्वल टू कितना हो गया, c अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। इसका मतलब यह हुआ यहाँ प्रूफ कि जो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपकी जो वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो c से अलग होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है ये चीज़ सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है, बढ़ाएगी तो क्या कमी होती है, c से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में उसकी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्पीड कम होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्पीड कम होती है। ठीक है, ये चीज़ अप्लाई कर रहा है कि v शुड बी लेस देन c, कम होती है तो दिख ही रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालने को आ जाए कभी तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालने को आ जाए कैसे निकालेंगे, तो वी नो दैट अब बताएंगे आप ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, v इक्वल टू पढ़ा है नहीं पढ़ा है, v इक्वल टू सी अपॉन एन, v इक्वल टू
C/n पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। नहीं पढ़ा हो तो आई विल प्रूव इट, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। काम नहीं पढ़ा हो तो आप कमेंट में लिखें या मुझे व्हाट्सएप के जरिए बताएं, आई विल प्रूव इट, बहुत ही सिंपल है। इससे कंपेयर करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साफ साफ दिख रहा है, क्या आ जाएगा, n = √μr εr। तो ये है, जब मैंने आपको आप थोड़ा सा, अगर आपकी EMT अच्छी होगी, अगर थोड़ी सी EMT आपकी अच्छी होगी तो आप थोड़ा सा अपने मेमोरी पर जोड़ दें। और वहाँ मैंने आपको बताया था एक जगह कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो परपेंडिकुलर की तरफ झुक क्यों जाती है। इस बात को एक्सप्लेन करते समय मैंने ये बताया था कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वास्तव में उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर पर डिपेंड करता है। और वहाँ मैंने बताया था किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर मीडियम नॉन मैग्नेटिक होगा तो μr की वैल्यू 1 होगी। तो इस इक्वेशन का मैंने यूज़ करा है और यहाँ मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ये इक्वेशन आएगी। आई होप समझ में आ रहा हो आपको। तो जब आप कभी इंटरव्यू फेस करेंगे फिजिक्स का तो वहाँ आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता है तो वहाँ उसकी वेलोसिटी कम क्यों होती है। तब आपको यहाँ तक ये प्रूफ करना है, ये बात बतानी है कि वहाँ पे इस तरीके से C से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो कम हो जाता है। इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। फिर आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड करता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे। μr की देखो यार बड़ी सीधी सी बात है, ये कम तो हो गई, मैंने 10 तरीके से आपको बता दिया। पहला तरीका है C से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है C से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, C से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। दूसरा तरीका क्या है, μr की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, εr की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है और हर जो है डिनोमिनेटर अगर 1 से ज़्यादा है तो ओवरऑल 1 से कम हो जाएगा, तो V कम हो जाता है, ऑब्वियस बात है। अब बात करते हैं इसी चीज़ की कंपेयर अगर हम पहले वाली स्टेट से करें तो पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, इससे पहले जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपोगेशन को वैक्यूम में पढ़ रहे थे, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन को वैक्यूम में पढ़े तो V = C आंसर आया था। और उसकी कंपेयर अगर V = C/n से करूँ तो n का मान 1 आएगा जो कि रिप्रेजेंट करता है वैक्यूम को। बड़ी सीधी सी बात है, वैक्यूम में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो बहुत सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो n की वैल्यू आ गई +- μr ε। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इफ द मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक, इफ द मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए आपका μr की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो m प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, n = ±√εr। एक बहुत बड़ा आंसर मैं यहाँ देना चाहता हूँ और चलो मैं लिख देता हूँ। आपने कई बार देखा होगा ऑप्टिक्स में जब पोलराइजेशन पढ़ाया जाता है या ऑप्टिक्स का कोई भी फिनोमेना पढ़ाया जाता है तो वहाँ पढ़ाया जाता है कि जब कभी लाइट नॉन पोलराइज लाइट हो या नॉर्मल सनलाइट हो, नॉन पोलराइज लाइट हो या नॉर्मल सनलाइट हो, वो ग्लास से पास होता है, निकोल प्रिज्म से पास होता है। यार ये शोर हो रहा है, ग्लास से पास होता है या निकोल प्रिज्म से पास होता है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम ही है, क्या करा जाए, मैनेज करना पड़ेगा, शोर ज़्यादा हो रहा होगा, मैनेज करो यार। इफ द मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक μr, हाँ जैसे कि मैंने कहा था कि पोलराइजेशन को पढ़ाते समय ही कहा जाता है कि लाइट का इलेक्ट्रिक फैक्टर ही रिप्रेजेंट करता है कि वो पोलराइज्ड है या नहीं है। क्योंकि कांच हुआ या नॉर्मल कोई भी मीडियम लेते हैं हम मान के चलते हैं वो नॉन मैग्नेटिक है, अगर मीडियम नॉन मैग्नेटिक हुआ तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसको इन्फ्लुएंस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। दिस अवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन द मीडियम ऑफ लीनियर आइसोट्रोपिक। तो लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम में कोई वेव कैसे प्रोपेगेट कर रही थी ये हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोपोगेशन को हमें मटेरियलिस्टिक मीडियम में बताना होता है, जैसे कि वैक्यूम तो बहुत ही इजी पड़ता है, एवरीवन नोज अबाउट द वैक्यूम प्रोपोगेशन। अब बात करते हैं मीडियम की, तो मीडियम कई प्रकार के हो सकते हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक हो सकता है, नॉन लीनियर आइसोट्रोपिक हो सकता है। लीनियर आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, इफ एनी मीडियम इज लीनियर आइसोट्रोपिक दैट्स मीन द its properties like permittivity, permeability, refractive index are direction independent, मतलब कि उसमें किसी एक दिशा में आगे बढ़ने पर उसका परावैद्युतांक, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी सांद्रता, व्हाटएवर सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट रहेंगी, चेंज नहीं होंगी, तब उसे कहेंगे लीनियर। ओके,
तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, नॉट यूज़ नहीं करना है, ये मैं आपको बता चुका था। और इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का वो एप्सिलॉन आर आ गया। ये बात हमने पूरी कर ली थी, ठीक। अदरवाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कितना है, अदरवाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है n इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। अदरवाइज इतना होता है, याद रखेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक टेंडेंसी पर और मैग्नेटिक टेंडेंसी पर दोनों पर डिपेंड करता है क्या, इलेक्ट्रिक टेंडेंसी पर और मैग्नेटिक टेंडेंसी पर दोनों पर डिपेंड करता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपने पास सिचुएशन आती है, वो ये आती है कि ये जो प्लस माइनस वाला साइन है एप्सिलॉन आर और म्यू आर, ये क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो सिचुएशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया कंडीशन, स्पेशल केसेस लिखते हैं SPECIAL, स्पेशल केसेस। अभी हमने आपको बताया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम कैन बी डिफाइन। ये तो आपको पता चल जाएगा कि किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या डिफाइन करते हैं, n इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन आर और म्यू आर, ठीक है। अब बात करते हैं अंडर रूट के अंदर एप्सिलॉन आर और म्यू आर है, तो इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए तो चीज़ रियल आएगी, ठीक है। इन सब केसेस को हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट केस अपना है, इफ किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर और म्यू आर दोनों पॉजिटिव हैं, म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर पॉजिटिव, तो ये किस के लिए होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं यदि मीडियम वैक्यूम हो, क्योंकि वैक्यूम के लिए 1 हो जाता है, यदि मीडियम वैक्यूम हो और यदि मीडियम डाइलेक्ट्रिक हो। वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक में आपका ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रियल क्वांटिटी आ जाएगी कितनी, एप्सिलॉन आर और म्यू आर, ठीक। क्या आएगा, रियल आएगा और पॉजिटिव आएगा, रियल एंड पॉजिटिव। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम s और k के बीच में, k क्या होता है प्रोपोगेशन वेक्टर और s क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर, s और k के बीच में हम अगर ग्राफ डिफाइन करें तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा s और k के बीच का, ठीक। ये आपका वेक्टर k एंड वेक्टर s विल बी। अब देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर k, जैसे मैंने आपको बताया कि इस मीडियम में अगर कोई मीडियम है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो ये क्या नेचर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरीके से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। हमने नॉर्मली जो मीडियम देखे होते हैं वो देखे होते हैं क्या, वैक्यूम के बारे में पढ़ा होता है और पढ़ा होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में। तो हमारा मीडियम वैक्यूम हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। उस स्थिति में क्या होता है कि E और H, जिसे मैग्नेटिक फील्ड B कहते हैं, और K इधर दिशा में होता है, ठीक है। तो नॉर्मल मीडियम के लिए जब वो वैक्यूम हो या डाइलेक्ट्रिक हो, जो हमारा पड़ा हुआ है, उसमें E और B के परपेंडिकुलर K होता है, बिल्कुल सही बात है। और पॉइंटिंग वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू E क्रॉस H। ऑफकोर्स E क्रॉस H होगा, तब भी डायरेक्शन ये आएगी। इसका मतलब K और S जो है पैरेलल होंगे, K एंड S विल बी पैरेलल। क्या होंगे, PARALLEL, पैरेलल। इसका मतलब पावर पर यूनिट एरिया से जो 6 होगा वो पैरेलल डायरेक्शन में होगा, K की डायरेक्शन में। नंबर 2, बहुत सिंपल सी बात है, एस का फॉर्मूला आप देखें इसी डायरेक्शन में आएगा, E क्रॉस H। अच्छा, अब दूसरे केस में क्या है, यदि म्यू आर और एप्सिलॉन आर में से कोई एक नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, नेगेटिव। इफ ईदर म्यू आर और एप्सिलॉन आर इज नेगेटिव, तो ऐसे मीडियम को कहते हैं कंडक्टिंग मीडियम। क्या कहते हैं, कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम में भाई क्या होगा, कंडक्टिंग मीडियम में ये चीज़ इमेजनरी हो जाएगी। देन n इक्वल टू अंडर रूट माइनस का म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ये कह सकते हैं I अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। कैसी क्वांटिटी आ गई, इमेजनरी क्वांटिटी आ गई, इमेजनरी क्वांटिटी आ गई। अब जब इमेजनरी क्वांटिटी आ गई तो यहाँ पर जो है हम बात करें कि ये पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, दोनों चीज़ इस टाइम भी S और K तो पैरेलल होंगे, लेकिन जो इसकी
वेव के एम्पलीट्यूड की बात करें तो वो एम्पलीट्यूड डिकेइंग नेचर का होगा। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे आप। हियर वेक्टर एस एंड वेक्टर के, वेक्टर एस क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर, एंड के क्या है, प्रोपगेशन वेक्टर, विल बी पैरेलल but the amplitude of electric field will decay, उसका एम्पलीट्यूड डिके होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। डिके को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिके को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया डिके। जब तक कहा ना जाए तब तक अपने मन से एक्सपोनेंशियल सोचना भी मत। हर तिरछी लाइन एक्सपोनेंशियल नहीं होती। ओके, जब मैथमेटिकली कोई इक्वेशन आ जाएगी, यही तो फिजिक्स की सुंदरता है, जब मैथमेटिकली कोई चीज़ आ जाएगी तब हम मानेंगे उसे। ठीक है, फिलहाल देखो, जब मैं पढ़ा हूँ तो सबसे बड़ी बात ये होती है मोमेंटम का बनना। जैसे कोई धावक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं पढ़ाने से मन चुराता हूँ या वीडियोस को बहुत दिनों में बना रहा हूँ। व्हाट द रीजन बिहाइंड इट, मोमेंटम का नहीं बन पाना है। जिस दिन मोमेंटम बन गया उस दिन आपसे संभाल ही नहीं जाएंगे, वीडियो इतनी डलेंगी जैसे कि पहले हो रहा था। तो अब मोमेंटम देखो धीरे धीरे बनता है। फिलहाल ये चीज़ मैंने आपको बताई। नोट्स बहुत सुंदर बनाना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू आर एप्सिलॉन आर पर डिपेंड करता है। दोनों पॉजिटिव होंगे तो वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक होगा, एक निगेटिव होगा तो कंडक्टिंग मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, कंडक्टिंग मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ओके। अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, व्हेन म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर आर नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, मेटामेटीरियल्स, लेफ्ट हैंडेड मीडियम और मेटामेटीरियल्स। ऐसी स्थिति में क्या होता है देखते हैं। थर्ड केस, व्हेन म्यू आर and epsilon r both are negative, तो आप सोचेंगे पहले वाला कैसे जाएगा। बिल्कुल सही बात है, पर हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। अगर नेगेटिव लें तो क्या होगा, both are नेगेटिव एंड n इक्वल टू ये आ रहा है माइनस का अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर में। देखो मैंने माइनस लिया है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो इसमें क्या है सिचुएशन, रियल आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, रियल एंड नेगेटिव ठीक है। जो लोग क्लास 10th में 12th में पढ़ते हैं उन्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो पता होता है वो बच्चे लेवल का पता होता है। वास्तव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। देख लो नियर रियल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंडेड मटेरियल या मेटा मटेरियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड left-handed material or metamaterial ठीक, ये याद रखेंगे आप। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा के और एस के बीच में। तो यहाँ पर के और एस जो है वो एंटी पैरेलल होंगे, याद रहेंगे। इस कंडीशन में के और एस एंटी पैरेलल होंगे। स्टार in this case vector k and vector s will be anti-parallel, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, और नेचर कैसा होगा, ऑसिलेटरी नेचर होगा वेव का। वेव will have oscillatory solution, या ऐसे भी कह सकते हैं द नेचर ऑफ द वेव विल बी ऑसिलेटरी, द नेचर ऑफ द वेव विल बी ऑसिलेटरी, okay. Wave will have oscillatory solution, will stop, or we can say the nature of the wave will be oscillatory, will stop. Okay, तो यहाँ तक अपने लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, अब इस मीडियम में हम बात करते हैं
इस मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सब चीज़ वही चीज़ जो हमने वैक्यूम के लिए पढ़ा था वही सारी चीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको वहाँ बताया था इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कहें इन्हें, तो ऐसा कहेंगे IMPORTANT इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ बताया था E=BC होता है। इसका मतलब इसको ऐसे नीचे कर सकते हैं, E/B=C हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा इस सिचुएशन में, E/B=V होगा, क्योंकि लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वेलोसिटी V है, बिकॉज BCAUSE, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ EM वेव, द वेलोसिटी ऑफ वेव in linear dielectric medium is V। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इजीली। ठीक, अब बात करते हैं बाकी चीज़ें कैसे निकालेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट था E दे रखा हो B या B दे रखा हो E, कैसे निकालते हैं। वेक्टर B = K×E/ओमेगा, K×E/ओमेगा। जब यार ये तभी रोता है जब मैं पढ़ाता हूँ, बड़े अचंभे की बात है, और कोइंसिडेंस। या तो इसकी मम्मी रुलाती हैं इस टाइम, यार बड़े ईर्ष्यालु लोग हैं। क्या करा जाए, मैनेज प्लीज। तो अगर वेक्टर E दे रखा हो तो वेक्टर B = K×E, और अगर आपके पास वेक्टर कोई बात नहीं एम्प्लाइज, अगर वेक्टर E की वैल्यू निकालनी है, देखो तुम लोग जब छोटे थे तुम लोग भी ऐसे रोते हो गला फाड़ फाड़ के, इसलिए इस बच्चे की बात को रोने का नेगलेक्ट करो। वेक्टर K + K×V/ओमेगा, यही फॉर्मूला वहाँ आया था। ठीक है, अगर आप वहाँ फॉर्मलाइज ना कर पाए तो समझ लीजिएगा आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, μ0ε0 से, तो ये चीज़ आ जाएगी वहाँ C² की टर्म में। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, वेक्टर E = -C² K×V/ओमेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ये होता है। ओके, बिल्कुल सही बात। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी कितना हो, सेम फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी को स्लो करते हैं UE से। कितना था, 1/2 ε0E² था, तो यहाँ पे ε नोट नहीं लगाना ना। ठीक है, समझ बात, हमारी बात समझ में आ गई। ठीक, और ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितना आएगा, ऐसी मैग्नेटिक निकालोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जोड़ोगे तो कितना आएगा, दोनों जुड़ के हो जाएगा। सॉरी, एवरेज ले लिया मैंने, एवरेज नहीं लेना अभी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आएगा ε/E², सेम देखना वही पहले की तरह है, बिल्कुल हर चीज़ मैच हो जाएगी। ε/UE ε/E0²/4। कहीं मैं नोट ले रहा हूँ, कहीं कुछ ले रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगा आपको। E की जगह E नोट ले सकता हूँ मैं, बिकॉज ऑफ E = E0 cos ωt - kx, एवरेज निकालेंगे ये आएगा, कोई डाउट नहीं है। एप्सिलॉन में एप्सिलॉन नोट लेने पर मैं वैक्यूम में चला जाता हूँ। यहाँ पर मीडियम लीनियर डाइलेक्ट्रिक है, इसलिए हमें एप्सिलॉन लेना है। जहाँ भी संदेह हो आप बिल्कुल निसंदेह मुझसे पूछेंगे, और थोड़ा भी डाउट होता है तो आपको जस्ट पीछे जाना है पेपर पे, और जब मैंने वैक्यूम के लिए पढ़ा है तो वही सारी क्वेश्चंस हैं, बस मैं यहाँ पर इसके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको मिल जाता है U। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालो, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी निकालो, बराबर आती है, वहाँ भी बराबर आई थी। और आप निकालेंगे एवरेज, निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो आ जाएगा 1/2 ε/E0²। सेम वही है, वहीं आया था, कोई दिक्कत वाली नहीं। ठीक है, सब कुछ सेम है। इन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन वेक्टर के डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो एस आर सेम, बिल्कुल सही बात है। पॉइंटिंग में बिल्कुल सही। कैसे लिखेंगे, इन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन वेक्टर k and the direction of energy flow, and the direction of energy flow, energy
लो वेक्टर एस आर सेम होता है, बिल्कुल सही बात है। तो वेक्टर एस का फॉर्मूला जो वहाँ है वही लिखेंगे यहाँ पे, वी एप्सिलॉन ई स्क्वायर जेड कैप। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, मतलब एवरेज वैल्यू कितना आएगा, 1/2 वी एप्सिलॉन ई नोट स्क्वायर जेड कैप। अरे यार बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना है तुम्हें। ये ई नोट क्या है भाई, ये ई नोट क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, बिल्कुल सोल्व नहीं करना है, बस सेम है, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं करना गुरुदेव। सी की जगह वी लगाना है और मीडियम बिल्कुल सेम है। सी की जगह क्या लगाना है, वी लगाना है। सी की जगह क्या लगाना है, वी लगाना है। सी की जगह क्या लगाना है, वी लगाना है। सी की जगह क्या लगाना है, वी लगाना है। और एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन लगाना है, बिल्कुल कुछ नहीं। मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हम, वेव इम्पिडेंस की बात कर सकते हैं। चलो इस बार वेव इम्पिडेंस कितना होगा, वेव इम्पिडेंस, वेव इम्पिडेंस कितना बताया था मैंने आपको, जेड इक्वल टू √E/H जो भी था वो आ जाएगा सॉल्व करके μ/ε, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा μ0/ε0 इंटू μr/ε। तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू Z0 √μr/ε, μr/ε। जेड नोट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 120 पाई √μr/ε। तो ये तो रियल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। इम्पिडेंस कैसा है, रियल है। रेडिएशन प्रेशर की बात करें, रेडिएशन प्रेशर ये समझ में आ गया, E and B will be in same phase here, vector E and vector B will be in same phase, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं, एम्प्लाइज रेडिएशन प्रेशर, सेम फॉर्मूला P = I/V करोगे तो एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए ABSOR BANG, एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, REF LECTING रिफ्लेक्टिंग सरफेस SUR FAC सरफेस के लिए। क्लियर।